तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को देखेंगे जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, यानी कि डू डज डिड और इनकी नेगेटिव इंटरोगेटिव इन सब की जो फॉर्म्स होती हैं उन सब को भी देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आज आप कुछ नया सीख कर जाओगे, क्योंकि आज हम इनको फुल डिटेल के साथ इनकी फुल एक्सप्लेनेशन वो भी हिंदी के साथ देखने वाले हैं। तो भूल जाओगे आज के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो भी हम आगे पढ़ेंगे उन सब में ये सब में अप्लाई होगा। ये जो रूल मैं आपको बताऊंगा कि डू डज और डिड, इन सब को जब हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे तो इनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर चाहे आपका सेंटेंस जो है सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, कोई सा भी रूप क्यों ना हो, सबके साथ यदि वर्ब आपको इनके साथ लगानी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डू के साथ भी, डज के साथ भी और डिड के साथ भी, जब आप इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करोगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हम इनको एक तो मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं और एक करते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज। अब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मेन वर्ब वो होती है जब आप कोई कार्य करते हैं, जैसे कि वह खेल रहा है, तो ये जो खेलने का कार्य है ना, ये जो एक्शन है, इसी को हम मेन वर्ब कहते हैं। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प का मतलब क्या होता है? जो सहायता करती है, सहायक क्रिया। अब ये क्या करती है हेल्पिंग वर्ब? ये आपके टेंस को बताती है, आपके समय को बताती है कि जो आपका वाक्य है, जो आपका काम है, वो कब का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, इस तरह से। और देखिए, ये जो डू डज है, इनको हम इन रूप्स में देखते हैं, इन फॉर्म्स में देखते हैं, डू, डिड, डन, डज, डूइंग, इन सब तरह से। अब इनमें से जो डू है, डिड है और डज है, ये तीन ऐसी हैं जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह यूज हो सकती हैं। लेकिन जो डन है और डूइंग है, ये हमेशा आपकी मेन वर्ब की तरह ही यूज होंगी। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए डिफरेंस, देखिए तो इसने किया यह, इसने किया यह, कई बार बोलते हैं ना भाई यह किसने किया, तो आप बोलते हैं ना इसने किया है, यह इसने किया, तो मतलब इसके आगे लिखा हुआ है ही डिड इट। अब देखिए, डिड को मैंने ब्लैक कलर से किया हुआ है, तो यहां पर डिड क्यों आया? नेक्स्ट है इसने यह नहीं किया, तो यहां पर हमने डिड का नेगेटिव फॉर्म बना दिया, ही डिड नॉट डू इट। लेकिन यहां पर डिड भी आ गया और फिर डू भी आ गया। बच्चे यहां पर इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि डिड भी एक साथ और डू भी एक साथ है। कुछ बच्चों को तो समझ में नहीं आता ये डू और डिड एक साथ आ कैसे गया। वह यह करता है, तो बोलोगे ही डज इट। अब भाई यहां पर ये डज कैसे आ गया, ये भी बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। तुम यह नहीं करते हो, तो बोलोगे यू डू नॉट डू इट। अब यहां पर देखिए दो बार डू आ गया, तो आखिर ये आ कैसे रहे हैं? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम डू और डज को देखेंगे। तो देखिए, इनको हम दो तरह से यूज करेंगे। डू और डज को दो तरह से यूज करेंगे। एक करेंगे प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में और एक करेंगे सिंपल प्रेजेंट में। अब कंफ्यूजन हो गया कि सिंपल प्रेजेंट को ही तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। देखिए, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला, लेकिन जो सिंपल प्रेजेंट है, ये है वो सिंपल सेंटेंसेस वाला। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ना, प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंसेस, पास्ट के सिंपल सेंटेंसेस और फ्यूचर के सिंपल सेंटेंसेस, ये वो वाला है। डिफरेंस इन दोनों में क्या है? देखिए, जो ऊपर वाला है इंडेफिनिट वाला, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डू और डज, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि डू और डज के बाद नॉट लगाकर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। लेकिन जो सिंपल प्रेजेंट है, इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है तो ऊपर वाले में भी सब्जेक्ट है, फिर डू डज है तो इसमें भी डू डज है, फिर नॉट है तो फिर इसमें भी नॉट है। लेकिन ऊपर वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन नीचे हमने लग दिया हैव और फिर ऑब्जेक्ट सेम है। तो दोनों में डिफरेंस कहां पर हुआ? ऊपर वाले में वर्ब आई है और नीचे वाले में हैव आया है। तो ये हमेशा बात याद रखना कि जो टेंसेज होते हैं उनमें हमेशा वर्ब आएगी और जो सिंपल सेंटेंसेज होते हैं उनमें वर्ब नहीं आएगी। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी कार्य के बारे में नहीं बल्कि किसी आप सिचुएशन को बताते हैं, किसी की अवस्था को बताते हैं ये, या फिर किसी के पोजीशन को बताते हैं, ये बात है। अब एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो हैव लिखा है,
ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये हैज हो जाएगा यदि यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा, हैज नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर चाहे आपको डू लिखना पड़े चाहे डज लिखना पड़े, सब्जेक्ट कुछ भी हो, इसको आपको चेंज नहीं करना है। कभी आप ज़्यादा होशियार बन जाओ और इसको हैव के स्थान पर हैज लगा दो, हैव ही रहेगा। देखिए पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट डू डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब होता है कोई कुछ नहीं करता, मतलब कोई किसी काम को नहीं करता है प्रेजेंट में या फिर डेली बेसिस पर, अपने रूटीन में कोई किसी काम को नहीं करता है, वहां पर आपको डू डज का यूज करना है नॉट के साथ। देखिए वह नहीं जाता है तो बोलोगे ही डज नॉट गो। अब एक बात आपको याद रखनी है कि ये ही के साथ डज क्यों आया, क्योंकि ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर। जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा, ही सी इट और किसी व्यक्ति का नाम आएगा तो आपको डज का यूज करना है। बाकी जो भी कुछ बच जाता है सबके साथ डू का यूज करना है। तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया। देखिए आप नहीं देखते हैं या फिर आप नहीं देखते, मतलब कोई मूवी वगैरह की बात है और वो बोला भी मैं भी देखूंगा, नहीं हम बोले नहीं आप न जाओ क्योंकि आप उसे देखते नहीं हो, इस तरह से। यू डू नॉट वॉच, क्या वे नहीं चाहते, तो ये हमने एक इंटरोगेटिव की तरह ले लिया है। तो बोलेंगे डू दे नॉट गो, डू दे नॉट गो, क्या वे नहीं जाते, इस तरह से। तो डू डज क्लियर हुआ। अब इसके सेकंड भाग को देखते हैं जो कि सिंपल प्रेजेंट का है, जिसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नॉट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है मतलब कुछ वस्तु नहीं है, इस तरह से। जैसे कि मेरे पास कार नहीं है तो बोलोगे आई डू नॉट हैव ए कार। अब देखना है यहाँ आई के साथ हैव आया है। नेक्स्ट है क्या आपके पास पैसे नहीं है, तो बोलेंगे डू यू नॉट हैव मनी। तो देखिए यू के साथ भी हमने हैव का यूज किया है। उसके पास पैसे नहीं है तो बोलोगे ही डज नॉट हैव मनी। ही के साथ भी हमने हैव का यूज किया है। तो आपको भी ये चेंज नहीं करना है, जैसा कि मैंने बोला था ये हमेशा हैव ही रहेगा। लेकिन हाँ ये डू और डज ये चेंज होते रहेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के अंदर है तो डज और थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर नहीं है तो डू। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और हाँ यदि ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड करें। इसमें मैंने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर जो है कवर कराई है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर इसे जाकर डाउनलोड करें। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा आपका इसमें खर्च नहीं होगा। तो अब हमने क्या करना है, डू डज को डिड से रिप्लेस करना है। देखिए कैसे। अब हम डिड को देखेंगे जिस तरह से हमने डू को देखा था। अब देखिए इनको भी हम दो तरह से देखते हैं, एक पास्ट इंडेफिनेट में और एक सिंपल पास्ट में। अब देखिए डिड का यूज तो हम पास्ट में ही करते हैं, लेकिन डू डज का यूज हम सिर्फ प्रेजेंट में करते हैं। तो इससे एक बात और क्लियर हो गई कि जब भी आपको डू डज दिखेगा कहीं पर भी तो आपका जो सेंटेंस है उसका सेंस प्रेजेंट में जाना चाहिए। कई बार बच्चों को ऐसा होता है कि भाई मैं इसे प्रेजेंट के लिए बोलूं या पास्ट के लिए बोलूं, तो जब भी डू डज दिखेगा तो प्रेजेंट और डिड दिखेगा तो पास्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव और सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल पास्ट सेंटेंसेस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में देखिए ऊपर वाले का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है जैसा कि डू डज वाले का था। इसमें डू डज को रिप्लेस करके डिड कर दिया है बस, यानी कि सब्जेक्ट डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। उसी तरह से नीचे डू डज को रिप्लेस करके डिड कर दिया है, बाकी वो देखिए हैव इसमें भी है, तो इसमें भी आपको हैव को चेंज नहीं करना है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे किसी के पास कुछ नहीं है, ये तो होगा सिंपल वाला, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया तो मतलब वर्ब की बात करेंगे। तो जब वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब आएगी और वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म वाली। देखिए वह नहीं गया मतलब उसने वो जाने का जो काम है वो नहीं किया, तो बोलोगे ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो। आपने नहीं देखा तो बोलोगे यू डिड नॉट वॉच, यू डिड नॉट वॉच। क्या वे नहीं गए तो बोलोगे डिड दे नॉट गो, डिड दे नॉट गो। तो इस तरह से डिड का यूज करेंगे, किसी ने कोई काम नहीं किया पास्ट में। अब जो सिंपल पास्ट है इसका मैंने बता दिया था कि किसी के पास कुछ नहीं है पास्ट में। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट हैव, फिर ऑब्जेक्ट, मतलब किसी के पास कुछ पास्ट में नहीं था उस टाइम पर। तो देखिए मेरे पास कार नहीं थी तो बोलोगे आई डिड नॉट हैव ए कार, आई डिड नॉट हैव ए कार। क्या आपके पास पैसे नहीं थे तो बोलोगे डिड यू नॉट हैव मनी, डिड यू नॉट हैव मनी। उसके पास पैसे नहीं थे तो बोलोगे ही डिड नॉट हैव मनी, ही डिड नॉट हैव
मनी। तो इस तरह से आप डिड का यूज करेंगे। तो अब हम देखते हैं डूइंग। डूइंग का मतलब होता है कोई कुछ कर रहा है या फिर कर रहा था, क्योंकि इसको हम एक तरह से मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे। तो इसे प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, तीनों तरह भी यूज कर सकते हैं। देखिए, वह काम कर रहा है, तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। अब हमें कैसे पता है ये प्रेजेंट का है? क्योंकि इसमें यूज हुआ है इज। अब इज हमेशा किस में यूज होता है? प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में। तो बोलेंगे ही इज डूइंग वर्क, वह काम कर रहा है। वह काम कर रहा था, तो बोलोगे ही वाज डूइंग वर्क। अब यहाँ पर वाज से हमने पता लगा लिया कि ये पास्ट का सेंटेंस है। इस तरह से आपको पता लगाना है। अब मैं आप सबकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं, क्या तुमने उसे देखा? क्या तुमने उसे देखा? तो इसको आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इसकी सही ट्रांसलेशन क्या होगी। तो देखते हैं कितने बच्चे इसे ट्रांसलेट कर पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और हमारे ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।